वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विथ आरजे चैनल में। तो बच्चों, आज हम आपके लेकर आए हैं उत्तराखंड के मार्च से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले फॉरेस्ट गार्ड और उत्तराखंड के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने वाला राज्य कौन सा बना है। तो याद रखिएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने पहला यहाँ पे मदर मिल्क बैंक स्थापित किया है कि जिन बच्चों को माता का दूध नहीं मिल पाता है तो उनके लिए यहाँ पे काफ़ी मददगार साबित होगा। दूसरा देखते हैं कि भारत का पहला राज्य जो रेशम उत्पादकों को बीमा देगा, तो उसमें भी आपका उत्तराखंड राज्य बना है। उत्तराखंड राज्य ने यह पहल शुरू की है कि जो भी आपके रेशम उत्पादक हैं उनको यहाँ पे बीमा दिया जाएगा। ठीक, तो याद रखना कि रेशम उत्पादकों को बीमा देने वाला भी पहला राज्य भारत का आपका उत्तराखंड ही बना है। अगला देखिए, देश का पहला तीर्थ यात्रा गलियारा शुरू करने वाला या देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा शुरू करने वाला कौन सा राज्य बना है। तो उत्तराखंड बना है। याद रखना कि आपकी सभी तीर्थ यात्राओं के पर आपके प्रत्येक जगह पर आपको क्या मिलेंगे, चार्जिंग पॉइंट वगैरह मिलेंगे। तो इसीलिए क्या है, आपका देश का पहला तीर्थ यात्रा गलियारा साबित हुआ है इलेक्ट्रॉनिक। अगले देखते हैं, योग उत्सव 2023 उत्तराखंड में कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो याद रखना, योग उत्सव 2023 उत्तराखंड के ऋषिकेश में यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तराखंड में से किसे वर्ष 2023 में यूएनओ में शांति सेना की फील्ड ऑफिस पुलिस कमांडर चुना गया है। तो याद रखना, आपका नीरजा यादव को हाल ही में शांति सेना की फील्ड ऑफिसर पुलिस कमांडर बनाया गया है। अगला ध्यान दीजिए, 82वें ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलीट्स में उत्तराखंड से किसने गोल्ड मेडल जीता है। तो आपने हाल ही में भी नाम सुना होगा मानसी नेगी का, जो चमोली से संबंधित हैं और इन्होंने अभी तमिलनाडु में आपका यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। और साथ में आप ये सभी उत्तराखंड वासियों के लिए गर्व की बात है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, मानसी नेगी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि हाल में अभी इनका यहाँ पे ट्वीट भी निकल के आ रहा है कि सम्मान के साथ साथ सभी युवाओं को रोजगार भी दीजिए, ऐसा इनका यहाँ पे ट्वीट हुआ है। तो आई होप आप लोगों ने अभी ये घटनाएं देखी होंगी और सुनी होंगी, तो आपका ये करंट में आप एक क्वेश्चन बन सकता है। तो मानसी नेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ में यूएनओ में शांति सेना फील्ड ऑफिसर पुलिस कमांडर चुनी गई हैं आपकी नीरजा यादव। तो ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप इसको याद रखिएगा। दूसरा देखते हैं अगला क्वेश्चन, पीएम आवास योजना में देश में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है। तो याद रखना, उत्तराखंड यहाँ पे 3rd स्थान पर है और फर्स्ट स्थान पर अगर आपसे पूछे तो झारखंड है और दूसरे स्थान पर अगर आपसे पूछा है तो गुजरात। याद रखना, पीएम आवास योजना में उत्तराखंड का 3rd स्थान है देश में और पहले स्थान पर झारखंड, और यहीं पर आप लोग दूसरे स्थान पर लिख लीजिएगा कि गुजरात यहाँ पे दूसरे स्थान पर आया हुआ है। 2024 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो याद रखना, 2024 में 38वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी उत्तराखंड करेगा। आगे देखते हैं, उत्तराखंड से किसने राष्ट्रीय युवा संसद में G20 में सम्मेलन में भाषण दिया हुआ है, या वहाँ पर उत्तराखंड की पहचान के रूप में यहाँ पे निकल के आई हैं, जो आप लोग जानते हैं दिव्या नेगी के नाम से। तो दिव्या नेगी ने यहाँ पर राष्ट्रीय युवा संसद में G20 में बहुत ही अच्छा भाषण दिया हुआ है। अगला देखिए, एकल महिला के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है। तो याद रखना, एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने वाला भी पहला राज्य उत्तराखंड ही है। और हाल ही में आईआईटी रुड़की ने किस जीवाणु की खोज की गई है पूछा जाए तो याद रखना, एंटी बैक्टीरियल मॉलिक्यूल, और जिसका नाम आप देखेंगे IITR000693, यहाँ पे एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल खोजा हुआ है आईआईटी रुड़की ने। राज्य का जो पहला बजट है वो अंतरिम सरकार द्वारा पेश किया गया। अगर पूछे किस वर्ष पेश किया गया तो आप लोग आंसर करेंगे 2001 और 2002 के लिए। और किसने पेश किया, तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा ये पेश किया गया था। अगले देखिए, जो राज्य का पहला निर्वाचित सरकार द्वारा पेश किया गया बजट है, या पूछा जाएगा निर्वाचित सरकार ने बजट किस वर्ष पेश किया, तो आप लोग आंसर करेंगे 2002-2003 के लिए। और अगर किसने क्या पूछा जाए तो याद रखना, ND तिवारी जी के द्वारा ये बजट पेश किया गया है। आप लोग जानते हैं कि ND तिवारी जी को ही नव विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आप लोग उपनाम में देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, जो राज्य का दूसरा विधानसभा भवन है, आप लोग जानते हैं कि चमोली गैरसैंण के भराड़ीसैंण में स्थित है। और यहाँ पर अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड के
द्वितीय विधानसभा भवन में सर्वप्रथम कब बजट पेश किया गया? तो याद रखना वर्ष 2021-22 का बजट यहाँ पे सबसे पहले पेश किया गया था और जिसको पेश करने का श्रेय जाता है आपका त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को। अगला देखते हैं कि अभी जो वर्ष 2023-24 का बजट है ये भी चमोली के गैरसैंण भराड़ीसैंण में पेश किया गया है और आप लोग जानते हैं अभी जो हमारे वित्त मंत्री हैं वह हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, तो उनके द्वारा ये बजट पेश किया गया है। और इनसे संबंधित एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ कि जो वर्ष 2022-23 का बजट था यानी इससे पहले का बजट था वो भी इनके द्वारा पेश किया गया था, लेकिन याद रखना बच्चों जो इससे पहले का बजट था वो देहरादून में 14 जून को पेश किया गया था। ठीक है, तो याद रखना अगर इससे पूछे कि 2022-23 का बजट किसने पेश किया तो भी प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, और कहाँ पे किया तो देहरादून विधानसभा भवन में किया है, और कब किया तो 14 जून को पेश किया हुआ। अगला आप लोग देखेंगे बच्चों, राज्य का पहला जेंडर बजट एक पूछा आता है आपसे जेंडर बजट, तो याद रखिएगा जेंडर बजट जो राज्य का पहला जेंडर बजट पेश किया गया है वो 2007 और 2008 में किया गया। जेंडर बजट वह बजट होता है बच्चों जिसमें महिला सशक्तिकरण और चाइल्ड डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, उसके लिए एक बजट अलग से यहाँ पे अलॉट किया जाता है। तो याद रखना जेंडर बजट जिसमें महिला सशक्तिकरण और चाइल्ड डेवलपमेंट पे यहाँ पे फोकस किया जाएगा। तो पूछेगा उत्तराखंड में कब से शुरू किया गया तो 2007-2008 से आप लोग आंसर करेंगे। और इसी के साथ अब हम लोग देखते हैं आपका उत्तराखंड का बजट 2023-24 संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पे। उत्तराखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया है। देखिए बच्चों मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जो वर्ष 2023-24 का बजट है ये चमोली के भराड़ीसैंण में यहाँ पे पेश किया गया था, और याद रखिएगा कि किसने पेश किया था ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा ये पेश किया गया था। और याद रखना जो कुल इस बार का बजट है वो कितने करोड़ का है तो आप याद रखना 77,407.08 करोड़ का कुल यहाँ पे बजट पेश किया गया है। अब देख लेते हैं कि जो इससे पहले का बजट था वो कुल कितने का था, तो याद रखना 65,571.49 करोड़ का वह पेश किया गया था। और राज्य के कुल बजट में कितनी वृद्धि हुई है तो याद रखना 18.05% की यहाँ पे वृद्धि हुई है। आगे चलते हैं कि जो इस बार का बजट है उसकी थीम क्या है, तो थीम में बच्चों आप लोग याद रखिएगा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास यहाँ पे अब की हमारी थीम रखी गई है। आगे चलते हैं कि जो हमारा बजट 2023-24 है इसका जो मुख्य फोकस रहा है वो किन किन चीज़ों पर रहा है, तो याद रखना जो मुख्य फोकस हमारा देखा गया है पर्यटन, रोजगार, युवा शक्ति और निवेश में यहाँ पे ज़्यादातर देखा गया है। जो बजट में यहाँ पे मुख्य रूप से चीज़ें डाली गई हैं या ज़्यादातर यहाँ पे फोकस किया गया हुआ है। आगे देखते हैं कि बजट वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए किस वर्ष तक का यहाँ पे प्रयास करने को बोला है या किस वर्ष तक यहाँ पे उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बना दिया जाएगा, तो याद रखना 2025 तक यहाँ पे कहा गया है कि उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का बात यहाँ पे रखी गई है। तो आई होप आपका इतना क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं बच्चों कि जो वर्ष 2023-24 है उसमें आपका जेंडर बजट हेतु कितने करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है, तो याद रखिएगा बच्चों उसके लिए यहाँ पे किया गया है आपका 1,392.12 करोड़। ठीक है बच्चों, 1,392.12 करोड़ यहाँ पे जेंडर बजट के लिए यहाँ पे पेश किया। तो याद रखिएगा बच्चों जो आपका बजट 2023-24 है इसमें अगर आपसे पूछा जाए शिक्षा हेतु कितना यहाँ पे अलॉटमेंट किया गया है तो आप लोग करेंगे 10,459 करोड़ रुपए यहाँ पे डाले गए हैं। और जो भी आप अभी देख रहे थे जोशीमठ आपदा वगैरह आई हुई थी तो उसके लिए यहाँ पे पूछा जाए कितना करोड़ दिया है तो आप बोलेंगे 1,000 करोड़ रुपए यहाँ पे अलॉटमेंट किया गया है। साथ ही साथ आप लोग देख रहे हैं कि लखवाड़ परियोजना उत्तराखंड के देहरादून में यमुना नदी पर बनाई गई है, इसके लिए भी आपका 500 करोड़ यहाँ पर अलॉटमेंट किया गया है। साथ ही में मैंने आपको पहले के उत्तराखंड के करंट के लेक्चर में अभी मार्च माह का डाला हुआ है, उसमें भी यहाँ पे रिकॉल कराया था कि उत्तराखंड में G20 की 3 बैठकें होनी हैं, तो उन बैठकों के लिए भी यहाँ पे 100 करोड़ यहाँ पे बजट में डाला गया है। आगे देखते हैं कि जो स्वरोजगार है स्वरोजगार के लिए भी यहाँ पे 1,715.08 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है। साथ में मेडिकल कॉलेजों के लिए 500 करोड़ का, और याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए 150 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है। आगे देखते हैं जो वर्ष 2023-24 में आपका
कुल राजकोषीय घाटा है वह है 9,046.91 करोड़, या आप कह सकते हैं 9,046.91 करोड़। ठीक है बच्चों, 9.91 करोड़ ही आप लोग बोलिएगा। अगला चलते हैं, राज्य को सर्वाधिक रुपया आता है, तो याद रखना राज्य को जो सर्वाधिक रुपया आता है वो आता है केंद्र सरकार द्वारा, और जो राज्य का सर्वाधिक रुपया जाता है वो वेतन और भत्तों में जाता है। या राज्य का सर्वाधिक व्यय कहाँ होता है पूछेगा तो भी बोलेंगे वेतन भत्तों में ही होता है। या राज्य के सर्वाधिक आय पूछे तो आप बोलेंगे केंद्रीय सहायता यहाँ पे होती है। आगे देखते हैं, बढ़ती पेयजल समस्या को दूर करने हेतु एक बांध बनाया जा रहा है सोंग नदी पर, जिसके लिए आपका 110 करोड़ रुपए इस बजट में कहे गए हैं। अगला देखेंगे, कृषि परियोजना हेतु भी यहाँ पर अलॉटमेंट किया गया है आपका 1,294.15 करोड़ का, और अटल आयुष्मान योजना के लिए भी देखेंगे आपका यहाँ पे 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और साथ ही साथ ग्राम विकास परियोजना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ग्राम विकास परियोजना के लिए आपका 3,000 करोड़ रुपए यहाँ पे डाले गए हैं, और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए या स्वास्थ्य हेतु आप लोग देखेंगे 4,217 करोड़ का यहाँ पर अलॉटमेंट किया गया है। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि जो उत्तराखंड बजट है इसमें भारतीय बजट की तरह जो प्रमुख 7 पॉइंटें हैं उनको सप्तऋषि के रूप में यहाँ पे बोला गया है, और जो सप्तऋषि आपके जो 7 जो यहाँ पे पॉइंट हैं उसको मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हाल ही में जूनियर असिस्टेंट में भी यहाँ पे जो भारतीय बजट है उसके सप्तऋषि बिंदुओं से पूछा गया था कि कौन सा बिंदु उसमें शामिल नहीं किया गया है, तो वहाँ पे आप लोगों ने महिला सशक्तिकरण वाला देखा हुआ था। अगला देखते हैं, यहाँ पे जो उत्तराखंड के 7 प्राथमिकता बताई गई हैं बजट में वो कौन सी हैं, तो याद रखिएगा पहला है आपका मानव पूंजी। देखिए बच्चों, मानव पूंजी में से है कि जो उत्तराखंड का मानव है उसे सशक्त संसाधन के रूप में विकसित करना, साथ में जो यहाँ पे पलायन हो रहा है उसको रोकना। ठीक है, तो मानव पूंजी यहाँ पे पहला पॉइंट डाला गया है। दूसरा आप लोग देखेंगे समता संवर्धन, यानी समता संवर्धन में आप कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड राज्य है या प्रदेश है हमारा, उसमें अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को भी या अंतिम छोर में जो व्यक्ति वहाँ पे है उसको भी यहाँ पर विकास के रूप में मौके देना या उसका भी विकास करना और उसको विकास के अनेक मौके देना यहाँ पे क्षमता संवर्धन में आता है। आगे देखते हैं, अगला है स्वास्थ्य सुविधा। ये आप लोग सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिए जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं उनको और विकसित करना यहाँ पे इसमें भी यहाँ पे फोकस किया गया है। अगला आप लोग देखेंगे पूंजीगत व्यय। बच्चों, पूंजीगत व्यय से आप लोग सभी वाकिफ हैं कि जो स्थायी संपत्तियों को क्रय करने में पूंजी व्यय होती है वो आपकी पूंजीगत व्यय होता है जो स्थायी रूप से होता है। और आप लोग ध्यान देंगे जैसे इसमें आता है मशीनरी, जो मशीनरी में व्यय वगैरह होगा वो भी क्या है पूंजीगत व्यय होगा। तो याद रखना पूंजीगत व्यय में यहाँ पे वृद्धि की बात कही गई है। साथ में टेक्नोलॉजी विकास, आप लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी विकास किया जाएगा, टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग सभी यहाँ पे वाकिफ हैं। दूसरा अगला हम देखते हैं इकोलॉजी व इकोनॉमी, यानी जो आपका पर्यावरण संरक्षण है उसके साथ साथ जो आपका सतत विकास है, दोनों में संतुलन बनाए रखने की यहाँ पे बात करी गई है। और लास्ट है आपका निर्बाध कनेक्टिविटी, यानी जो आपका राज्य है उसमें रोड सेफ्टी, सड़क रखरखाव, नए मार्ग का निर्माण, एयर कनेक्टिविटी, मेट्रो ट्रेन वगैरह यहाँ पे सभी का विकास वगैरह किया जाएगा। पशु चिकित्सा व आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो आप लोग करेंगे हरिद्वार। दूसरा आप लोग देख रहे हैं तिमुर वैली उत्तराखंड में कहाँ है, तो याद रखना तिमुर वैली का अभी हाल ही में बजट में भी नाम देखा गया था, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि तिमुर वैली के लिए भी यहाँ पर कार्य किया जाएगा। ठीक, तो याद रखना तिमुर वैली इन उत्तराखंड में कहाँ पर है, तो पिथौरागढ़ आंसर करेंगे। साथ ही साथ बच्चों आप लोग आगे चलेंगे तो आप लोग देखेंगे कि एक नीचे दोबारा आया हुआ है मिंट वैली कहाँ है। तो याद रखना जो भी आपके मैं वैली दिखा रहा हूँ, तिमुर वैली, मिंट वैली, तो ये आपके 6 अरुमा वैली हैं जिनका विकास उत्तराखंड में किया जाना है। तो उसी में से कुछ वैलियाँ मैंने आपको यहाँ पे लिखी हुई हैं। अभी हाल ही के बजट में इन 6 वैलियों को आपका अरोमा वैली के रूप में विकास करने की बात कही गई थी। उसमें से एक तिमुर वैली है, दूसरी मिंट वैली जो उधम सिंह नगर में पड़ती है। आगे चलते हैं बच्चों कि अगला क्वेश्चन देख रहा है उत्तराखंड में फर्स्ट मेट्रो कहाँ चलाई जाएगी, तो याद रखना देहरादून में फर्स्ट मेट्रो चलाई जाएगी, जिसका कार्य अभी शुरू किया गया है, बजट में भी इसके बारे में लिखा गया है। साथ ही साथ आप लोग देखेंगे ये जो मेट्रो है ये कहाँ से किसको जोड़ेगी, तो याद रखना देहरादून से हरिद्वार और ऋषिकेश को जोड़ने का ये कार्य करेगी। अगला देखते हैं 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो याद रखना प्रतिभा थपलियाल ने जीता है।
अगर पूछा जाएगा प्रतिभा थपलियाल किस जिले से हैं तो आंसर कीजिएगा पौड़ी गढ़वाल। और साथ ही थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं कि जो आपका राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप थी, इसका आयोजन किसने कराया, तो आप लोग बोलेंगे भारतीय बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन द्वारा। और ये कहाँ पर आयोजित की गई, तो याद रखिएगा एमपी में आयोजित की गई है। साथ ही साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसरो के आंकड़े के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में उत्तराखंड के कौन से जिलों को प्रथम स्थान मिला है या प्रथम स्थान पर रखा गया है, तो याद रखना टिहरी और रुद्रप्रयाग को यहाँ पे प्रथम स्थान पर रखा गया है। आगे देखते हैं बच्चों लेमन ग्रास वैली, तो याद रखना ये भी एरोमा पार्क के रूप में विकसित करने के लिए डाली गई है। कौन सी, लेमन ग्रास वैली। अगर पूछा है कहाँ है तो आप लोग करेंगे पौड़ी गढ़वाल। अगला देखते हैं बच्चों प्लास्टिक पार्क उत्तराखंड में कहाँ खोला जाएगा, तो याद रखना प्लास्टिक पार्क उत्तराखंड में सितारगंज में खोला जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों कि उत्तराखंड में G20 की 3 बैठकें होनी है। इस पर मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई हुई है, तो आप लोग इसे भी वहाँ पे जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों याद रखिएगा उत्तराखंड में G20 की 3 बैठकें होनी हैं, जिनको मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं G20 की 3 बैठकें। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कौन सी बैठक कहाँ होनी है और किस चीज़ से रिलेटेड है। तो देखिए पहली बैठक देखते हैं रामनगर में होनी है, जो आपके चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल के रूप में की जाएगी। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो दूसरी बैठक है वो ऋषिकेश में की जाएगी और जो संबंधित है वर्किंग ग्रुप ऑन एंटी करप्शन से। ठीक है, भ्रष्टाचार संबंधित यहाँ पे डिसीजंस वगैरह देखे जाएंगे। तो द्वितीय बैठक कहाँ है, ऋषिकेश में। तीसरी बैठक बच्चों याद रखिएगा, जो तीसरी बैठक है वह है ऋषिकेश में फिर से, और जो वर्किंग ग्रुप ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करना है उस पर चीज़ पे यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। और अगर आपसे पूछा है बच्चों द्वितीय बैठक में ऋषिकेश नहीं लिख के देहरादून आता है तो आप लोग देहरादून के साथ ही जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऋषिकेश कहाँ पड़ता है, देहरादून जिले में पड़ता है। तो याद रखिए ना 2 बैठकें आपके देहरादून में होंगी और एक आपकी कहाँ पर रामनगर में होगी। देखिए जो सबसे पहले देखते हैं कि खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई, तो याद रखना खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो की गई है वो की गई है वर्ष 2013 से। और साथ ही साथ खेल रत्न पुरस्कार के आगे देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार नाम जोड़ा गया, यानी देवभूमि कब से इसके आगे जोड़ा गया पूछा जाएगा। तो याद रखना 2015 से उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार के आगे देवभूमि शब्द भी जोड़ा जाना शुरू किया गया। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाता है उत्तराखंड की खेल नीति कब जारी की गई, तो आप लोग आंसर करेंगे 16 जनवरी 2006 को। और किसके समय की गई, तो हरीश रावत के समय की गई थी। अब साथ ही साथ देखते हैं कि देखिए 2013 से शुरुआत हुई है, तो 2013 में किसको मिला है, तो याद रखना सबसे पहला जो आपका खेल रत्न पुरस्कार है वो दिया गया है जसपाल राणा जी को, और जो संबंधित है आपके निशानेबाजी से। साथ ही साथ आप लोग देखेंगे कि दूसरा द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया है, तो हरि सिंह थापा जी को, और जो संबंधित है किससे, मुक्केबाजी से। अब बच्चों याद रखिएगा इसमें 3 कैटेगरी होती हैं, खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार या अचीवमेंट अवार्ड आप लोग कह सकते हैं। तो याद रखना कि खेल रत्न मिला है जसपाल राणा को, द्रोणाचार्य मिला है हरि सिंह थापा को, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है पद्म बहादुर मल को। आगे देखते हैं। अब देखिए इनके सामने जस्ट मैंने इनके खेल लिखे हुए हैं कि कौन खिलाड़ी किससे संबंधित, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। जसपाल राणा निशानेबाजी से, हरि सिंह थापा मुक्केबाजी से और पद्म बहादुर मल भी आपके बॉक्सिंग से हैं। साथ ही साथ अगला देखते हैं वर्ष 2014 के लिए खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था, तो आप लोग देखेंगे कि त्रिलोक पसरा जी को खेल रत्न दिया गया है, नारायण सिंह राणा जी को द्रोणाचार्य दिया गया है और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया है हरिदत्त काफड़ी जी को, और जो संबंधित है आपके बास्केटबॉल से। और नारायण सिंह राणा जी हैं निशानेबाजी, त्रिलोक सिंह बसेड़ा हैं आपके फुटबॉल से। आगे चलते हैं वर्ष 2015 के लिए देखते हैं, तो खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है राम बहादुर छेत्री को जो फुटबॉल संबंधित हैं, और द्रोणाचार्य पुरस्कार आप लोग देखेंगे तो रेणु कोहली जी को जो एथलीट्स हैं, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आप लोग देखेंगे तो हंसा मनराल जी को दिया गया जो भारोत्तोलन से आपकी वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। आगे चलते हैं वर्ष 2016 के लिए बच्चों खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है गुरमीत सिंह को जो वॉक रेसर से संबंधित हैं, और द्रोणाचार्य पुरस्कार में आप देखेंगे सुरेंद्र भंडारी जी जो एक धावक हैं, और साथ ही साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देखेंगे तो राजेंद्र सिंह रावत जी को दिया गया है जो आपके हॉकी से संबंधित हैं। देखिए इसी में आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2017 के लिए देखते हैं, तो खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है एकता बिष्ट को जो क्रिकेट से संबंधित हैं, और साथ ही साथ द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है लियाकत अली को। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग आगे लिख लीजिएगा कि दोनों जो लियाकत अली और एकता बिष्ट हैं दोनों ही क्रिकेट से संबंधित हैं, और वर्ष 2017 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसी को भी नहीं दिया गया था।
और साथ ही चलते हैं वर्ष 2018 में। तो वर्ष 2018 में आप लोग देखेंगे खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है मनीष रावत जी को, जो एथलीट्स से हैं, और साथ साथ द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है अनूप बिष्ट जी को। और इसी प्रकार वर्ष 2019 में देखते हैं तो खेल रत्न दिया गया है मनोज सरकार को, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है अरुण कुमार जी को, जो वॉलीबॉल से संबंधित है। आई होप आपका यहाँ पे तक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आपके मेन टॉपिक की ओर। अब देखते हैं आपका कि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार हाल ही में किस किस को मिला हुआ है। पहले तो आप लोग बच्चों ये जान लीजिए कि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार में 5 लाख की धनराशि दी जाती है, और उत्तराखंड द्रोणाचार्य देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार में 3 लाख की दी जाती है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में भी 5 लाख की धनराशि दी जाती है। अब देखिए पहला यहाँ पे हम देख रहे हैं वर्ष 2019-20, या आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं वर्ष 2020 हेतु यह पुरस्कार किसे दिया गया है, तो लक्ष्य सेन। बच्चों याद रखना, जहाँ पे 19-20 लिखा है यहाँ पे वर्ष 2020 के लिए ही आप लोग करेंगे। बाकी कमेंट बॉक्स में आप लोग इसके लिए इतना घबराने की बात नहीं है, आप इस लोग इसको यहीं पर करेक्ट कर सकते हैं कि वर्ष 2020 हेतु यह पुरस्कार लक्ष्य सेन को दिया गया है। साथ ही साथ देखते हैं वर्ष, देखिए दोबारा वर्ष 2021 लिखा गया, इसको आप फिर कर सकते हैं वर्ष 2021। तो 2021 के लिए दिया गया है आपका चंदन सिंह को, जो है एथलीट, और पल्लक सेन आप जानते हैं बैडमिंटन से संबंधित हैं। आप लोग यहाँ पे इसको अच्छे से लिखिएगा। अगला देखिए वर्ष आपके 2022 के लिए अभी घोषणा नहीं की गई है, तो आप लोग अभी यहाँ पे वर्ष 2020 के लिए देखेंगे लक्ष्य सेन, वर्ष 2021 के लिए देखेंगे चंदन सिंह, और वर्ष 2022 के लिए अभी कोई भी घोषणा नहीं की गई है। आगे चलते हैं देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार में, कि देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार किस किस को मिला है। तो वर्ष 2020 के लिए यह पुरस्कार दिया गया है डीके सेन जी को, जो बैडमिंटन कोच हैं, और साथ ही साथ वर्ष 2021 के लिए दिया गया है कमलेश कुमार जी को, जो ताइक्वांडो से संबंधित हैं, और वर्ष 2022 के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, तो उसमें आप करेंगे संदीप कुमार, जो आपके तीरंदाजी से संबंधित हैं। ठीक है, तो बच्चों देख लीजिएगा, वर्ष 2020 डीके सेन, वर्ष 2021 कमलेश कुमार, वर्ष 2022 संदीप कुमार को ये अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ आप लोग देखेंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो आपका दिया गया है, वर्ष 2022 के लिए यह पुरस्कार दिया गया है सुरेश चंद्र पांडे जी को, जो खेल विभाग के उप निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं। आगे देखेंगे थोड़ा सा इस बार के उसमें कुछ नए पॉइंट भी थे, तो जो मैंने यहीं पे ऐड कर दिए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं राज्य का खेल विश्वविद्यालय बनाने की बात कही जा रही है, तो उसके लिए हल्द्वानी को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, और कितने एकड़ में बनाया जाएगा, तो आप लोग 100 एकड़ में, याद रखना 100 एकड़ में यहाँ पे हल्द्वानी में राज्य का खेल विश्वविद्यालय, खेल यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ अगर आप लोग देखेंगे कि आपको मैंने उत्तराखंड करंट अफेयर में यहाँ पे बताया हुआ था कि जो उत्तराखंड की करंट अफेयर में एक आपने क्वेश्चन देखा था कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, यानी इस साल राष्ट्रीय खेलों का, या सॉरी वर्ष 2024 में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। यह पूछा जाएगा वर्ष 2024 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कहाँ होगी, तो आप लोग उत्तराखंड ही करेंगे। वहाँ पे उस टाइम राष्ट्रीय मंडल हो गया था, तो आई होप आप लोगों ने वो क्लियर और वहाँ पे सही कर लिया होगा। वो राष्ट्रीय मंडल नहीं, राष्ट्रीय खेल है। दूसरा चलते हैं, एक इस बार पुरस्कार और आपने सुना होगा कि हिमालयन रत्न पुरस्कार। याद रखिएगा, हिमालयन रत्न पुरस्कार की शुरुआत 2022 से होगी, लेकिन अभी ये किसी को भी नहीं दिया गया है। तो आई होप आपके ये 3 पॉइंट भी यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो आप लोग इसका अच्छे से नोट्स बनाइएगा, और हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप उत्तराखंड की डेली मंथली करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं।